हांगकांग के उत्तरी इलाके ताइपो जिले में बुधवार दोपहर 3 बजे जब एक आवासीय टावर के भीतर अचानक आग की लपटें उठीं तो 8 ब्लॉकों में फैले लगभग 2000 फ्लैट और उनमें रहने वाले 4000 के करीब लोगों की जिंदगी कुछ ही मिनटों में दहशत की गिरफ्त में आ गई। 4 लोगों के शव मिल चुके हैं। बाकी लोग अस्पष्टता और भय से भरे माहौल में ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक ये त्रासदी कैसे और क्यों सामने आई। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिलों से नीचे तक, गलियारों से सीढ़ियों तक और फ्लैट से फ्लैट तक धुआं और तपिश ने लोगों को घेर लिया। फायर सर्विस की टीमें तुरंत पहुंचीं, बचाव अभियान शुरू हुए, लेकिन शुरुआती मिनटों में जिस तरह धुएं का गुबार पूरे ढांचे के अंदर फैल गया, उसने ये साफ दिखा दिया कि शहर जैसा भी आधुनिक हो, एक अनियंत्रित आग इंसानी असुरक्षा को उजागर करने में कुछ ही क्षण लगाती है। मौतों की पुष्टि के बावजूद अधिकारी अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि आग लगी कैसे, और यही अनिश्चितता लोगों में बेचैनी, आक्रोश और दुख को और गहरा करती है। इसी बीच पाकिस्तान में एक अलग राजनीतिक सामाजिक तूफान खड़ा हो गया, जहां जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर फैलती मौत की अफवाहों के बीच उनकी 3 बहनों नरीन खान, अलीमा खान और उज़्मा खान ने आरोप लगाया कि जब वे रावलपिंडी की अदयाला जेल के बाहर खड़ी होकर अपने भाई से मिलने का शांतिपूर्ण अधिकार मांग रही थीं, तो पुलिस ने उन पर और उनके आसपास मौजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थकों पर किसी सुनियोजित हमले की तरह लाठीचार्ज किया, धक्का मुक्की की, महिलाओं को बाल पकड़कर गिराया, सड़क पर फेंका और मारा। इन तीनों ने पंजाब पुलिस चीफ उस्मान अनवर को लिखे पत्र में कहा कि कोई रास्ता बंद नहीं किया गया था, कोई अवैध काम नहीं हुआ था, फिर भी अचानक स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई और उसी अंधेरे में पुलिस ने हमला बोला। 71 साल की नरीन खान के साथ हुई मारपीट की बात जब उन्होंने बताई तो देश के राजनीतिक माहौल में गुस्सा और सवाल दोनों बढ़े। पीटीआई ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बताया और साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी शिकायत है कि 2023 से जेल में बंद इमरान खान को अब एक प्रकार की एकांत स्थिति में रखा गया है। न किताबें, न जरूरी सामान, न वकीलों से मुलाकात, यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री तक को 7 बार जेल का चक्कर लगाने के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक अविश्वास, संस्थागत तनाव और मानवाधिकार से जुड़े सवालों को और अधिक सामने लाता है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान ने सैन्य तकनीक में एक नया कदम बढ़ाते हुए अपनी नौसेना द्वारा जहाज से दागी जा सकने वाली एक नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता समुद्र और जमीन दोनों लक्ष्यों पर बेहद सटीक मानी जा रही है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR ने इसे पाकिस्तान की स्वदेशी तकनीकी दक्षता का प्रमाण बताया। मिसाइल में उन्नत गाइडेंस सिस्टम, बेहतर गतिशीलता और स्ट्राइक एक्यूरेसी है। परीक्षण को नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने खुद देखा और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। इससे पहले 30 सितंबर को फतेह 4 क्रूज मिसाइल का परीक्षण भी हुआ था, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षमता बढ़ाना था। उधर एशिया के दूसरे छोर पर चीन एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताने की पुरानी स्थिति दोहरा रहा है। भारत के नागरिक पेमो वैंग थोंगडक को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे रोके जाने की भारतीय शिकायत पर चीन ने जवाब दिया कि ना उन्हें हिरासत में लिया गया, ना परेशान किया गया, बल्कि नियमों के तहत तलाशी की गई। चीन की प्रवक्ता माओ निंग फिर वही दावा दोहराती हैं कि जांगनान यानी अरुणाचल चीन का हिस्सा है, जबकि भारत बार बार स्पष्ट करता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और उस क्षेत्र के लोग भारतीय पासपोर्ट लेकर पूर्ण अधिकार के साथ दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। इसी कूटनीतिक तकरार के समानांतर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक अमेरिकी नौसेना अपने ही जहाज निर्माण कार्यक्रम में बड़ी उलझन में फंसी दिखी, जहां कॉन्स्टेलेशन श्रेणी के नए फ्रिगेट प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट कभी चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का जवाब माना गया था। अमेरिकी नौसेना ने इटालियन डिजाइन को आधार बनाकर 20 जहाज बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लगातार बढ़ती कर्ता, डिजाइन में बदलाव और निर्माण में देरी के कारण ये कार्यक्रम असफल माना गया। USS कॉन्स्टेलेशन जो 2026 में डिलीवर होना था, अब 2029 तक खिसक गया और अमेरिकी नौसेना सचिव ने साफ कहा कि अगर कोई योजना युद्ध की वास्तविक जरूरतों और तैयारी को मजबूत नहीं करती तो उस पर वो $1 भी खर्च नहीं करेंगे। इसी दौरान विशेषज्ञ चेतावनी देते रहे कि चीन के पास जल्द ही 400 से ज्यादा युद्धपोत होंगे, जबकि अमेरिका लगभग 240 जहाजों के साथ काफी पीछे रह गया है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में ये अंतर अमेरिकन डिफेंस प्लानिंग के लिए गंभीर चुनौती है। और इन सबके बीच यूरोप के उत्तरी हिस्से से एक और कड़ा बयान सामने आया, जहां स्वीडन ने अपनी रक्षा रिपोर्ट में कहा कि रूस की बढ़ती सैन्य क्षमता और मिसाइल रेंज उनके लिए सीधा खतरा बन रही है। इसलिए स्वीडन अब 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तलाश में है। रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने कहा कि रूस की गतिविधियों को देखते हुए यूरोप को संभावित संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए।
हालांकि रूस दावा करता है कि उसकी सैन्य गतिविधियां केवल अपने सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा के लिए हैं और पश्चिम उस पर गलत आरोप लगाता है। फिर भी यह साफ है कि रूस यूरोप के बीच तनाव यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में और भी बढ़ गया है और नाटो देशों में भय और तैयारी दोनों तेज हो गए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ती अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव, तकनीकी सैन्य प्रयोग और एक के बाद एक उभरते विवादों के बीच ये पूरा परिदृश्य ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां कहीं आग है, कहीं डर है, कहीं राजनीतिक घुटन है, कहीं तकनीकी प्रदर्शन है, कहीं राष्ट्रवाद का उफान है और कहीं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की खाई और गहरी होती दिख रही है। हांगकांग की एक इमारत का जलना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि इंसानी सुरक्षा कितनी नाजुक है। पाकिस्तान की राजनीति में उठता तूफान दिखाता है कि लोकतांत्रिक अधिकार कितने आसानी से सीमित हो सकते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल परीक्षण बताता है कि हथियारों की होड़ कम नहीं हो रही। चीन भारत विवाद एशिया में भू राजनीति की जटिलता को उजागर करता है। अमेरिका का फ्रिगेट प्रोजेक्ट विफल होना सुपर पावर्स की रणनीतिक परेशानियों को सामने लाता है और स्वीडन की चिंताएं बताती हैं कि यूरोप स्वयं को किसी बड़े संघर्ष की आशंका में मानसिक और सैन्य दोनों रूप से तैयार कर रहा है। इन सबके बीच दुनिया लगातार एक दबाव भरे वातावरण में आगे बढ़ रही है, जहां हर देश सुरक्षा, शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई में खुद को मजबूत दिखाना चाहता है और हर घटना, चाहे वो आग हो, राजनीतिक दमन हो, सैन्य प्रयोग हो या कूटनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सब एक ही बात को बार बार साबित करते हैं कि आज का ग्लोबल माहौल अस्थिर है, संवेदनशील है और हर तरफ तनाव के नए अध्याय खुल रहे हैं और यही पूरी स्थिति आने वाले समय को और अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण बनाती है।